घोषित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से उसका दूसरा पार लेजिस्लेटिव पार, मतलब वो विधायी शक्ति है, नियम बनाने के बारे में उसके पावर्स क्या हैं देखते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है, सबसे पहले विधायी मतलब विधि मतलब यहाँ पे कैसे क्या क्या उसके पावर लेजिस्लेटिव संबंधी है। नंबर 1 संबंध पार्लियामेंट, वो क्या कहते हैं पार्लियामेंट को समन कर सकता है। ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट को ऑफिशियली समन भी कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करता है, और ऑफिशियली प्रोरोग भी कौन करता है, वो प्रेसिडेंट ही करता है। मतलब जो संसद होती है उसके सेशंस को बुलाता भी राष्ट्रपति है और समाप्त भी राष्ट्रपति ही करता है। और ऑफिशियली लोकसभा को डिसॉल्व भी कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। आप ध्यान रखिएगा, वो जो ज्वाइंट सेशन बुलाता है वो आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब है संयुक्त बैठक। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी एक मामले पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है और वहाँ पर कोई निर्णय नहीं आता, तो प्रेसिडेंट को कहकर क्या कहते हैं दोनों का कंबाइंड सेशन बुला लिया जाता है, ज्वाइंट सेशन। तो बुलाने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट बुलाएगा ज्वाइंट सेशन अंडर आर्टिकल 108। और जब वो संयुक्त बैठक बुलाएगा तो संयुक्त बैठक के माध्यम से उस मुद्दे को पास किया जा सकता है। आज तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है, 3 बार ज्वाइंट सेशन हुई है। आप ढूंढिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन किन मामलों में क्या कहते हैं ज्वाइंट सेशन हुआ है। या आप एक काम करिए, जो अभी तक हुआ है 3 कारणों में, एक तो दहेज प्रथा को लेकर के हुआ था, और दूसरा बैंकिंग को लेकर के हुआ था, और तीसरा पोटा कानून के लिए था। आपको मुझे ईयर्स बताने हैं, किस ईयर में क्या कहते हैं दहेज प्रथा के लिए, किस ईयर में बैंकों के लिए, और किस ईयर में जो है इसमें क्या कहते हैं पोटा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये तीनों क्या कहते हैं ज्वाइंट सेशन कब हुए थे। तो ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाता है, और ज्वाइंट सेशन के बारे में थोड़ी सी बात आप जान लीजिए कि जब राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएगा तो ये ज्वाइंट सेशन कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं बुलाई जा सकती। मतलब कि संवैधानिक परिवर्तन के लिए कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब है कि जब संविधान संशोधन करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा, संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये धन विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है, ये साधारण विधेयक के लिए बुलाई जा सकती है, लेकिन ये संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जा सकती। आपसे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं ज्वाइंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या कहते हैं विद रिगार्ड्स टू ज्वाइंट सेशन। तो इट इज़ समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 108। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उसमें एक स्टेटमेंट क्या कहते हैं ये भी दे सकता है कि क्या कहते हैं कुछ भी गलत स्टेटमेंट दे देगा, और आपको जैसे ज्वाइंट सेशन कैन बी कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। वो संविधान सुधार के लिए मतलब संवैधानिक संशोधन के लिए नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ज्वाइंट सेशन आता है तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर ज्वाइंट सेशन का अध्यक्ष होता है। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि वो ना रहे तो कौन होगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर हो जाएगा। आपसे कभी कभी पूछते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना रहे तो कौन होगा, तो फिर राज्यसभा का क्या कहते हैं उपसभापति होगा। ध्यान रखिएगा कि उपसभापति क्यों, क्योंकि जो सभापति होता है मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ज्वाइंट सेशन को प्रेसाइड नहीं कर सकते हैं। तो या तो लोकसभा का स्पीकर, या तो डेप्यूटी स्पीकर, और या तो क्या कहते हैं चेयरमैन किसका, वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और अगर तीनों नहीं है तो किसी एक मेंबर को उसी में से सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके भी क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं। उसके पश्चात मैंने आपको बता ही दिया था ये क्या कहते हैं डाउरी बिल, बैंकिंग सर्विस और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल मतलब पोटा। तो इसके समय भी दे दिए गए हैं, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पश्चात आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 86। ठीक है, आर्टिकल 86 के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जो भी पहला सेशन होता है, मतलब कोई भी सरकार बनती है तो उसका जो पहली बैठक होती है, ठीक है, जनरली पहली बैठक बजट सेशन से होती है, पहला सत्र बजट सत्र कहलाता है। ठीक है, तो पहली बैठक प्रत्येक वर्ष की
और प्रत्येक एक इलेक्शन के बाद जो पहली बैठक होती है, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि नई सरकार चुनी गई, तो नई सरकार जब पहली बैठक करती है तो पहली बैठक कहलाएगी। लेकिन अब अगले साल फिर से नए सेशन की शुरुआत होगी, तो चाहे वो प्रत्येक साल का पहला बैठक हो और चाहे वो चुनाव के बाद की पहली बैठक हो, इसको संबोधित एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैंने आपको आप पढ़े ही होंगे, लोकसभा में वो 2 आदमी को मनोनीत करता है और राज्यसभा में वह 12, कुल 14 लोगों को वह नॉमिनेट करता है, ठीक है। ये वही सदस्य हैं नॉमिनेटेड जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। उसके पश्चात क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है वो मेंबर्स की योग्य मतलब डिस्क्वालीफाई करता है। कोई मेंबर अयोग्य है इस बात की पुष्टि करता है, इस बात के लिए निर्णय लेता है, लेकिन वो अकेले नहीं लेता, वो इलेक्शन कमीशन की सलाह पर लेता है। तो किसी भी आदमी को अयोग्य घोषित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? इलेक्शन कमीशन की सलाह से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो बजट लोकसभा में पेश होता है वो हमेशा राष्ट्रपति की परमिशन के बाद पेश होता है। अभी इस पे कुछ और बातें होती हैं कि जब कभी भी हम लोग बिल पेश करते हैं, धन विधेयक या वित्त विधेयक, तो वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होता है और वो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। तो बजट भी केवल लोकसभा में होता है और किसकी अनुमति से होना चाहिए? वो प्रेसिडेंट की अनुमति से होना चाहिए। तो वो अपॉइंट करता है किसको? स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को, किसके? लोकसभा को, और चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। जब सीट वैकेंट होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चयन भी चयन भी यही करता है, ठीक है। और वो कुछ रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के क्या कहते हैं उस पार्लियामेंट के सामने रखता है। देखिए कैग, आपको याद आया कैग, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कैग ऑडिट तो करता है लेकिन कैग अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में नहीं देता। कैग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में देता है। इसी प्रकार से यूपीएससी का रिपोर्ट और फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के माध्यम से पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है। चलिए, उसके पश्चात वीटो पावर राष्ट्रपति की, आर्टिकल 111, ठीक है। वीटो पावर का मतलब है स्पेशल पावर, ठीक है। आपने वीटो पावर कई बार, ये तो करंट में भी न्यूज़ में रहता है कि फला कंट्री ने वीटो पावर का यूज़ किया, यूएन में परमानेंट मेंबरशिप के लिए चाइना वीटो पावर, तो ऑल दैट। वीटो पावर का मतलब स्पेशल पावर। तो वीटो पावर जो है वो राष्ट्रपति के आर्टिकल 111 में, ये देखो कुछ पॉइंट्स गिवन है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताइएगा, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, ठीक है। और उसके पश्चात एक और प्रकार का जिसे आप पॉकेट वीटो कहते हैं, ठीक है। तो रुकिए मैं डिस्कस कर देता हूँ, नहीं तो आप परेशान होंगे। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है कि जब कभी भी कोई भी राष्ट्रपति का मतलब उसके पास एक एब्सोल्यूट वीटो है कि जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे दूं कि नई सरकार जब आती है तो पुरानी सरकार के जो बिल होते हैं उसको समाप्त करवा देती है, ठीक है। और वो समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और वो एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज असेंट टू बिल पास्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है। और तब बिल इंड कर जाता है, डज नॉट बिकम एन एक्ट। तो इस माध्यम से एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी भी बिल को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है, इससे क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई भी बिल आता है कि इसको सिग्नेचर कर दीजिए, तो वो उसे सस्पेंड कर सकता है, मतलब उसे रिटर्न कर सकता है, ठीक है ना, कि रिकन्सिडरेशन, पुनः उसे विचार कर लीजिए, पुनर्विचार के लिए उसे भेज सकता है। इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। सस्पेंड कर देता है कि आप फिर से रिकन्सिडर करिए। ध्यान रखिएगा, वह मनी बिल को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ठीक है। और अगर एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे किसी बिल को उसने पुनर्विचार के लिए भेज दिया और विदाउट एनी चेंज वो बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास आएगा तो ही इज़ बाउंड टू साइन, तो उसे साइन करने के लिए बाध्य है और उसे साइन करना पड़ता है, ठीक है। पॉकेट वीटो का मतलब है, आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस का बिल था और उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, और इसमें क्या होता है कि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, वो कोई भी सिग्नेचर के लिए उसके पास जाए और वो उसे लेकर के पॉकेट में रख ले और उस पर कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, ना तो एसेंट दे ना तो रिकन्सिडर के लिए भेजे, ठीक है। तो ये उसका पॉकेट वीटो होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सेम बिल उसके पास दोबारा आती है तो उसे
प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। ये 1986 में हुआ था, पोस्ट ऑफिस का बिल ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, दोबारा वो आया नहीं प्रेसिडेंट के पास, नहीं तो उन्हें एसेंट देना पड़ता, ठीक है, ऑब्लिगेटरी हो जाता। चलिए, ऑर्डिनेंस अनुच्छेद 123 बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग का मतलब है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आर्टिकल 123 याद रखिएगा, जो राज्यों में है वो 213 अनुच्छेद के तहत है और इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक प्रकार का कानून ही होता है, उतना ही वैलिड होता है जितना कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, किसी वजह से सत्र नहीं चल रहा है और अचानक कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है ना। तो वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्या बना सकता है, लॉज बना सकता है, नियम बना सकता है। और जो भी वो नियम बनाएगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितना कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया नियम। ध्यान रखिएगा कि कोई मतलब उसमें ये नहीं है कि ऑर्डिनेंस बनाएगा तो लेस पावर होगी, वो कंप्लीट उतना ही पावरफुल होगा। और इट इज़ नॉर्मली वैलिड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ये कितने महीने के लिए वैलिड होता है, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कितने महीनों के लिए वैलिड होता है, तो 6 मंथ। यहीं पर एक टेक्निकल बात समझिए कि जैसे किसी भी दिन ऑर्डिनेंस इशू होता है, देन फ्रॉम दैट टाइम टू 6 मंथ वो वैलिड रहेगा। क्योंकि हमारे देश में, हमारे संविधान में ये नियम है कि पार्लियामेंट में 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होता है। इसलिए ये डन है कि 6 महीने के अंदर सेशन बैठेगा। और जब 6 महीने के अंदर सेशन बैठेगा तो जब भी, चाहे वो दूसरे दिन बैठ जाए, चाहे एक्यूरेट 6 महीने के बाद बैठे, जैसा भी हो, जिस दिन सेशन बैठता है उस दिन के बाद वह जो अध्यादेश होगा वो मात्र 6 सप्ताह के लिए मान्य होगा। 6 सप्ताह के अंदर उसको पेश करके, मतलब प्रेजेंट करके, और उसे पास करवाना होगा। अगर पास होता है तो कानून बनेगा, पास नहीं होता है तो वहीं से वो डिसमिस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अगर मैं टेक्निकल बात से बात करूं, जैसे मैं उदाहरण के लिए देख रहा हूं कि मान लो कि 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई से कोई ऑर्डिनेंस इशू होता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो 22 जनवरी उसका 6 महीने होगा। और ध्यान रखिए कि अगर 22 जनवरी को 6 महीने होता है, और कंडीशनली, ऐसा एग्जाम्पल केवल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर 22 जनवरी को ही सेशन बैठता है नया वाला, तो 22 जनवरी को सेशन बैठेगा, तो अब उसके पास फिर से कितना समय बच गया, 6 सप्ताह का। एक तो 6 महीने ये पूरे हो गए हैं और एक उसके पास 6 सप्ताह भी और बचे। तो मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 6 माह और 6 सप्ताह, ठीक है। लेकिन नॉर्मली पूछे तो केवल 6 मंथ ही याद रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन विड्रॉ द ऑर्डिनेंस, कभी भी वो चाहे तो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश संविधान संशोधन के लिए जारी नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके पश्चात फाइनेंशियल पावर कुछ उसकी होती है, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। वित्तीय शक्तियाँ का मतलब है पैसे से संबंधित उसकी शक्तियाँ। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 2 प्रकार की निधि है। एक तो संचित निधि है जिसे आप कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, और एक कॉन्टीजेंसी फंड होता है जिसे आप आपातकालीन निधि बोलते हैं। तो ये कॉन्टीजेंसी फंड जो है वो आर्टिकल 267 में दिया है, और जो क्या कहते हैं 266 में, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, 266 में जो है वो कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड स्टेट का अलग होता है और सेंटर का अलग होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसी का वेतन कहाँ से, तो भैया वेतन वहीं से दोगे जहाँ रखे हो पैसे, तो सारे पैसे संचित निधि में जाते हैं, और उसी संचित निधि से पैसा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। वर्तमान में 500 करोड़ इसका कैपेसिटी है। 500 करोड़ किसी भी समय संचित निधि से आपातकालीन निधि में रखे रहते हैं। देखिए, अगर कोई वित्तीय स्थिति में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि पैसे की तुरंत ज़रूरत है, तो पैसा तो पार्लियामेंट के माध्यम से ही मिलता है, ठीक है, वहाँ से प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन अचानक में अगर पैसे की आवश्यकता है और तब हम पार्लियामेंट को बुलाएं और वहाँ पे सेशन चालू हो, फिर उसके बाद प्रस्ताव हो, टाइम लगे और उसके बाद पैसे पारित हो, तो उसमें 2 घाटे। एक तो टाइम का क्या कहते हैं खराबी हो रही है, टाइम बीत रहा है, और दूसरी बात है कि एक्सपेंसेस भी तो बढ़ रहे हैं पार्लियामेंट चलाने के। इसलिए प्रेसिडेंट को यह अथोराइज किया गया है कि राष्ट्रपति कॉन्टीजेंसी फंड से, मतलब आपातकालीन निधि से, अपने सिग्नेचर द्वारा वो पैसा
निकाल सकता है। तो कॉन्टीजेंसी फंड किसके गाइडेंस में होती है, किसके अंडर में होती है, वो प्रेसिडेंट के अंडर में होती है। किस आर्टिकल में है, 267 में है। ध्यान रखिएगा कि फिर जब संसद बैठेगी तो जितना पैसा निकाला गया था वो फिर से संचित निधि में कंसोलिडेटेड फंड से क्या कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड में आ जाएगा और फिर से यहाँ पर 500 करोड़ पाइल ऑफ मनी बना रहेगा। ठीक है। और एक बात वित्तीय संबंधित है कि हर 5 साल में वो आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन 280, उसके तहत वह फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करता है, अपॉइंट करता है, उसको बनाता है। इस प्रकार से जुडिशियल पावर उसके पास कुछ है। ध्यान रखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट करना था। ठीक है, इसलिए चलिए, तो जुडिशियल पावर के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो जुडिशियल पावर का मतलब है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्ति में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या करता है, वो जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जज का अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, और वह आर्टिकल 143 मतलब 143 के तहत वो एडवाइस भी ले सकता है, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा जो एडवाइस वो लेगा ज़रूरी नहीं है कि वो उसको पालन करे, उसको माने। ठीक है, लेकिन वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 मतलब 143 के तहत। ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट करता है जुडिशियल पावर के तहत। ठीक है, पार्डनिंग पावर ये भी एक जुडिशियल पावर के अंतर्गत ही पढ़ लिया करिए आप। पार्डन करना मतलब क्षमा करना, अंडर आर्टिकल 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत वह किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकता है, उसके प्रारूप को बदल सकता है अथवा उसे माफ़ भी कर सकता है। आप मुझे ये बताइएगा कि यही काम राज्यपाल भी करता है राज्यों में। ठीक है, वह किस अनुच्छेद के तहत करता है। बस एक दोनों में डिफरेंस है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड से संबंधित कोई भी अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, चलिए, इसके पश्चात वह क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया कि पनिश कर सकता है और फॉरगिव भी कर सकता है जैसा। तो इस तरीके से पार्डनिंग पावर ऑफ मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको देख लीजिएगा कि वो कन्विक्ट को पार्डन कर सकता है कंप्लीटली। ठीक है, उसके रेमिट कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है, 5 साल से 2 साल कर दे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स है। कुछ उसकी कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं। कूटनीतिक शक्तियों का मतलब है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़, अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते होते हैं वो सब किसके नाम पर होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कोई बाहरी समझौता होता है तो तुरंत लागू नहीं होता, वो भारत में आएगा फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वो किसके नाम पर होता है, तो सारे संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है, भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो एम्बेसडर भेजता है। ठीक है, हाई कमिश्नर्स भेजता है। अब मुझे ये डिफरेंस बताएंगे क्या कि एम्बेसडर कहाँ पे भेजे जाते हैं और हाई कमिश्नर कहाँ पे भेजे जाते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ के जो ग्रुप हैं वहाँ पे हम लोग हाई कमिश्नर भेजते हैं और जो अन्य देश हैं वहाँ पर हम लोग एम्बेसडर भेजते हैं। ठीक है, बाकी के लिए आप पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। मिलिट्री पावर उनके पास होती है। मिलिट्री पावर का मतलब आप सबको पता है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है और वह अपॉइंट करता है किसके, आर्मी चीफ को, नेवी चीफ को और एयर मार्शल को, मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति ही वार डिक्लेयर करता है और शांति भी डिक्लेयर करता है। देखिए, हालांकि ये सब रिकमेंडेशन पे होता है, लेकिन अगर वार होना है तो पीएम और कैबिनेट कहेगा प्रेसिडेंट से कि आप डिक्लेयर करिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेरेशन ऑफ वार कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, चलिए, उसके पश्चात इमरजेंसी पावर उसकी कुछ होती है। इमरजेंसी पावर का मतलब है ही डील्स विथ 3 इमरजेंसीज, नेशनल, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, ज़रूरी अनुच्छेद है, याद रखिए, 52, 56 और 60। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंतर्गत 3 प्रकार की इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन विद रिकमेंडेशन। ठीक है, फ्रॉम पीएम एंड कैबिनेट। जब पीएम और कैबिनेट जो है वो राष्ट्रपति से कहते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वित्तीय आपातकाल लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति फिर अनाउंस करेंगे। आज तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। ठीक है,
प्रेसिडेंट रूल तो पता नहीं कितनी बार लगा है, सबसे शॉर्टेस्ट केरल में लगी है 7 डेज़ की, ध्यान रखिएगा, और मैक्सिमम तो बहुत बार लग चुकी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी भारत में नहीं लगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये एक लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक है, वीवी गिरी जिन्हें आप बोलते हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ये कंप्लीट एक लिस्ट दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में आप देख लीजिएगा, वेट, चलिए, तो ये पूरे के पूरे लिस्ट दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं, अगर आपको उनके टेन्योर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी रखी गई हैं इधर बगल में, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रतिभा पाटिल में दिया गया, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और आप कंप्लीट डिटेल जान रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। कोई डाउट, कोई कमेंट तो ज़रूर बता दीजिए। एक बार और ध्यान रखिए कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो डू कमेंट करिए, बताइए, इससे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं सीरीज़ को आगे रखूँगा, और नहीं तो मैं सीरीज़ को यहीं पे एंड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू वंस अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।